हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्र ठाकुर आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे फ्रेंड आपको पता है, हमने प्राचीन इतिहास को स्टार्ट किया हुआ है। प्राचीन इतिहास के ही जैसे हमने 3 भागों में इसको पढ़ने के लिए बांटा है। उसी में से हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद आधि ऐतिहासिक काल जो चल रहा है हमारा, आधि ऐतिहासिक काल में जो सिंधु सभ्यता था उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और उसके बारे में हमने जितने भी इसके हमें खुदाई करने में स्थल मिले थे और स्थल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सभी हमने उसके बारे में पढ़ ली है। लास्ट में अब हमारे पास जो उसके बारे में बचता है कि उनका जीवन कैसा था, वह सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे, उनका धार्मिक जीवन किस प्रकार था, व्यापार कहाँ करते थे, आर्थिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, किससे किस चीज़ों का उपयोग करते थे, उनका आपसी में तालमेल कैसा था, रिलेशन कैसा था आपस में। तो सभी के बारे में अब हम जिक्र करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसलिए इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको भी कवर कर लेते हैं। और फ्रेंड, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ये इस टाइप के होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आपको कोई भी ऐसे मान लीजिए कि एग्जाम में से 2-3 ऑप्शन आ जाएंगे और कहेंगे बताइए कि इनमें से कौन सा सिंधु सभ्यता के जीवन से संबंधित नहीं है या संबंध रखता है। तो आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन आते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको इनके जीवन किस प्रकार के जीवन जीते थे उस टाइम के लोगों के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन। देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन, इस प्रकार के जीवन के बारे में हम जिक्र करते चलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। पहला तो देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग जो थे मात्र सत्तात्मक थे। इसका पीछे रीज़न था कि यहाँ के लोग मात्र सत्तात्मक क्यों थे कि यहाँ पर खुदाई करने पर जो मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, जिससे पता लगता है कि वो देवी की पूजा किया करते थे और माता को किया करते थे, इसलिए वो मात्र सत्तात्मक कह सकते हैं कि यहाँ के लोग जो सामाजिक जीवन था और मात्र सत्तात्मक था, इस प्रकार आप कह सकते हैं। और ये स्पष्ट हो जाता है कि जो देवी की मूर्ति मिलने से स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग मात्र सत्तात्मक थे। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि यहाँ के जो लोग हैं मात्र सत्तात्मक थे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। यानी देखिए, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वैसे तो शांति प्रिय थे, आपस में उनका आपस में काफ़ी मेलजोल था और लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करते थे, वो शांति से रहना पसंद करते थे। लेकिन वो जो खाना से रिलेटेड बात करेंगे, वो किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते थे, तो वो लोग शाकाहारी भी भोजन खाते थे और मांसाहारी भी खाते थे। यानी सभी, जैसे अभी आज के समय में आप देखेंगे जो आज के लोग हैं, अगर जो शाकाहारी हैं, जो सिर्फ शाकाहारी हैं तो शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ लोग मांसाहारी भी हैं जो मांस वगैरह भी खाते हैं, जैसे मीट वगैरह, चिकन वगैरह खा लेते हैं। और कुछ लोग दोनों ही ग्रहण करते हैं। तो उसी प्रकार उस टाइम के वक्त में भी ऐसा था कि लोग कुछ शाकाहारी भी होंगे, कुछ मांसाहारी भी होंगे। कई दोनों भी, शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों भी खा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ के जो समाजी जीवन में आप ये भी कह सकते हैं कि उनका जो भोजन का जो स्टाइल था, भोजन का जो टाइमिंग था खाने का, मतलब जो खाते थे वो लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों भोजन ग्रहण किया करते थे। थर्ड पॉइंट है, पुरुष और महिला दोनों ही आभूषण पहनते थे। जी हाँ फ्रेंड, जो सिंधु सभ्यता के समय में जो पुरुष और महिला जो थी, उन दोनों को दोनों ही आभूषण को मतलब धारण करते थे और दोनों ही आभूषण पहना करते थे। इससे आपको पता लग जाएगा। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। तो आपको एक एक देखिए, ज़्यादा इसलिए मैंने शॉर्ट पॉइंट से मैंने लिखे हैं कि आपको इजीली आसानी से याद रहे और आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए इसको आसानी से ही लिख दिया गया है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं सही से, तो ठीक है। चलिए अब देखते हैं मनोरंजन के लिए सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार का अपना मनोरंजन किया करते थे। तो मनोरंजन के लिए वो पासे खेलते थे। एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि इनका मनोरंजन का सिंधु सभ्यता के लोगों का या हड़प्पा सभ्यता के लोगों का, यानी देखिए एग्जाम में सिंधु सभ्यता आ जाए या हड़प्पा सभ्यता आ जाए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, दोनों एक ही बात बोल रहा है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग या सिंधु सभ्यता के लोग पास से खेलना पसंद करते थे और साथ में पशुओं की लड़ाई जैसे कि आज के टाइम में भी देखेंगे हमारे साउथर्न स्टेट्स जो है, जैसे तमिलनाडु वगैरह में, केरल वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पर भी भैंस दौड़ वगैरह होता है। जल्लीकट्टू नाम का खेल तमिलनाडु में बहुत मशहूर है, आप जानते हैं। तो वहाँ की जो भैंसों की मतलब भैंसा होता है उसकी रेस वगैरह करवाई जाती है।
तो इस टाइम ही पशुओं का ही आपस में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इस प्रकार का कि ताकि आपको पता लगे कि किस प्रकार के पशुओं का खेल खेलते थे। तो ये पशुओं की लड़ाई करवाते थे इस टाइम मनोरंजन के लिए आपस में। पशुओं की लड़ाई आप मूवी वगैरह में बहुत देखे होंगे, बहुत से ऐसे बॉलीवुड मूवीज़ है जिसमें देखे होंगे कि आप कि मुर्गे वगैरह लड़वाते हैं और अपना मनोरंजन करते थे और शर्त लगाते हैं लोग। आप मूवी वगैरह में देखे भी होंगे। तो उसी प्रकार यहाँ भी जो है पशुओं की लड़ाई कराकर एक दूसरे का मनोरंजन किया करते थे। सेकंड चीज़ ये हो गई। और थर्ड आपका ये हो गया कि ये नृत्य देखना बहुत पसंद करते थे, यानी ये लोग नृत्य के शौकीन थे, अपना ही मनोरंजन नृत्यों से भी किया करते थे, यानी मनोरंजन के लिए पास से खेलते थे। एक तो ये हो गया, सेकंड पशुओं की लड़ाई करवाते थे, और थर्ड है आपका और नृत्य देखते थे, है ना। तो ये आपका सामाजिक जीवन से रिलेटेड ये 4-5 पॉइंट से जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है धार्मिक जीवन, कि यहाँ के लोगों का धार्मिक जीवन किस प्रकार था, आप इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए धार्मिक जीवन में यहाँ के लोगों को जो खुदाई करने में पता चला है कि पक्की मिट्टी की स्त्री की मूर्तिकाएँ मिली, यानी जब खुदाई की गई थी तो जब खुदाई के वक्त में तो पक्की ईंटें थी, उसकी पक्की ईंटों की जो मूर्तियाँ मिली थी हमें स्त्री मूर्तिकाएँ मिली। इससे भी ये मतलब बात स्पष्ट हो जाती है कि इस टाइम के लोग थे जो यानी जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, तो उनमें मातृत्वात्मक भावना थी। मातृत्वात्मक भावना इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि वो स्त्री की मूर्तिकाएँ मिली कि वह स्त्री की पूजा करते थे, यानी माता देवी की पूजा किया करते थे, इससे स्पष्ट हो जाती है। तो पक्की मिट्टी की मूर्तिकाएँ मिली, ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकंड है कि मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मोहर मिलती है। धार्मिक जीवन से रिलेटेड है भी कि आप जानते हैं कि जो क्या बोलते हैं कि जानते हैं कि आप पूजा पाठ के लिए मूर्ति वगैरह या शिव वगैरह की पूजा किया जाता था। तो इससे पता लगता है कि मोहनजोदड़ो में खुदाई के वक्त में पशुपति शिव की मोहर मिली थी। आप देखे होंगे, एक मैंने पढ़ाया भी था आपको, पशुपति शिव का मोहर मिला था। इस मोहर में क्या था कि एक पशुपति शिव के आकार के मतलब मोहर पर एक व्यक्ति था, उसके 3 सिंग थे, उसमें हिरन, पीछे हिरन वगैरह थी और आगे बैल वगैरह थे, तो जानवर वगैरह की उसमें आकार भी छपा हुआ था। तो ये पशुपति शिव की मोहर कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। इससे ये भी पता लगता है कि धार्मिक जीवन उनका पूजा पाठ में भी हुआ करता था। ये के पॉइंट हो गया। और कुबड़ वाले बैल और फाख्ता पंछी की पूजा किया करते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे और कुबड़ वाले बैल, यानी आप देखे होंगे, आप आज के वक्त में भी बैल वो दिख जाता है जिसकी कुबड़ होती है बाहर की तरफ निकली हुई होती है, तो उसकी पूजा किया करते थे। कुबड़ वाले बैल की पूजा किया करते थे। और एक पंछी है, आज के टाइम में तो नहीं इतना दिखता है, ये फाख्ता नाम की पंछी है जो उस टाइम में ये पाया जाता था, जिसको ये पूजा करते थे। तो आप इसे यहाँ से 3 चीज़ें आपको क्लियर हो गई। एक तो आपकी स्त्री की मूर्तिकाएँ मिली, जिससे पता लगता है धार्मिक जीवन में उनकी मातृ देवी कितनी ही अहमियत थी। सेकंड आपकी होती है यहाँ मोहनजोदड़ो से जो पशुपति शिव की मूर्ति मिली, जो कि जिसकी मोहर मिली, जिससे उनको धार्मिक जीवन को भी स्पष्ट करता है, पूजा पाठ से काफ़ी जुड़े हुए लोग थे। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर हो सकता है कि ये कुबड़ वाले बैल और फाख्ता पंछी की पूजा किया करते थे, ये भी हो गया। और फोर्थ पॉइंट देखिए कितना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। ये बात किस प्रकार स्पष्ट होती है? देखिए यहाँ एक ऐसी मूर्ति मिली थी जिस मूर्ति में से एक मूर्ति मतलब देवी की मूर्ति कह सकते हैं, तो उस देवी की मूर्ति के गर्भ में से एक पेड़ को निकलते हुए दिखाया गया था। यानी एक मूर्ति थी, वो मूर्ति में मूर्ति से जो भी मूर्ति थी, मूर्ति में देवी की मूर्ति थी, जिससे उसके गर्भ से एक पेड़ को निकलते हुए दिखाया गया था उस मूर्ति में। तो उस मूर्ति में ये बात से स्पष्ट करता है कि उस वक्त के लोग जो धरती है, यानी उस मूर्ति के अकॉर्डिंगली वो धरती जो था वो देवी माने। उस मूर्ति में जो लेडीज़ थी वो उसको धरती कहा और उससे पेड़ का उत्पन्न हो रहा है, तो यानी जो धरती हो गई वो उर्वरता की देवी बन जाती है। तो इससे ये बात भी स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि यानी धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। वृक्ष की पूजा भी प्रचलित थी। इस वक्त में लोग वृक्ष वगैरह की पूजा किया करते थे ताकि उनका जीवन अच्छा चल पाए और पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें थी, तो वृक्ष की पूजा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी इस वक्त में, आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिंधु सभ्यता में, पूरे सिंधु सभ्यता की बात कर रहा हूँ, सिंधु सभ्यता में
मंदिर की खुदाई वक्त में सिंधु सभ्यता की कहीं भी खुदाई हो, जहाँ कालीबंगा बोल लें, लोथल बोल लें, आप मोहनजोदड़ो कह दें, इस हड़प्पा सभ्यता कह दें, रंगपुर कह लें, जहाँ भी आप ले चलें, कहीं भी खुदाई में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, कहीं भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते, यानी मंदिर खुदाई के वक्त में नहीं मिला है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो मंदिर के कहीं नहीं मिला। तो ये 4-5 चीज़ें हो गई जो कि धार्मिक जीवन से रिलेटेड है, और ये हो गया आपका सामाजिक जीवन से रिलेटेड है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा। तो ये तो आपका हो गया हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के समाधान के बारे में। कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा कोई बड़ा भी नहीं है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको नहीं लिखा, मैंने आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपने पढ़ा होगा बहुत से मतलब मैंने जगहों के बारे में बताया जहाँ शव समाधान के बारे में बताया गया था कि कलश समाधान हुआ था, कहीं पर उसको दफनाया गया है, कहीं पर जलाने का भी मिला था। तो इस प्रकार कैसा था, जो उस वक्त में यानी हड़प्पा सभ्यता के टाइम में जो समाधान हुआ करता था, कहीं कहीं पर जलाने का साक्ष्य मिला है, कहीं पर उसके गर्त में, जो मैंने जैसे बुर्ज होम का एग्जाम्पल दिया था मैंने, तो उस प्रकार दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। अब चलते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में देखते हैं। सिंधु सभ्यता के जीवन की बात करें, राजनीतिक जीवन के बारे में कहें तो राजनीतिक जीवन में ऐसा था कि यहाँ के लोगों में राजनीतिक संगठन जो थे, राजनीतिक संगठन उसका भी अभाव देखने को मिला था। ठीक है, क्या राजनीतिक संगठन थे उनका अभाव था इस वक्त में। ठीक है, कह सकते हैं कि राजनीतिक संगठन थे जो उनका क्या था, अभाव था, संगठन का अभाव था। और दूसरा बात ये कहेंगे कि यहाँ के लोग जो थे, ना ही तो इन राजनीतिक जीवन में जो पुरोहित लोग थे उस वक्त में, उनका कोई वर्चस्व नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मंदिर नहीं देखने को मिले। तो पुरोहितों का लिख देता हूँ मैं, पुरोहित वर्चस्व नहीं था। पुरोहित का मतलब यहाँ पे लिखता हूँ का वर्चस्व नहीं था, यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये यानी जो पुरोहित लोग थे उनका वर्चस्व नहीं था, क्योंकि मंदिर थे नहीं। मंदिर होंगे नहीं तो पुरोहित लोग कहाँ से पूजा पाठ करेंगे। आपने पढ़ा ज़रूर था ये बात कि मैंने मोहनजोदड़ो में बताया था कि कहानी में मैंने रिलेट की बताया था कि कैसे जो स्नान घर के बारे में, अन्नागार, फिर उसके बाद स्नान घर, फिर पुरोहित, अन्नागार, फिर घर में कुआं वगैरह देखने को मिला था। तो पुरोहित देखने के जरूर मिले, इस वक्त में पुरोहित लोग थे, बट मंदिर की कहीं भी साक्ष्य नहीं मिलने की वजह से आप कह सकते हैं कि पुरोहितों का वर्चस्व नहीं था। तो यानी इन लोगों का मतलब कह सकते हैं कि ना, अब देखते होंगे कि अभी भी देखते हुए बहुत से ऐसे देश हैं, जैसे हमारे पड़ोसी देश ये लगा लो, पाकिस्तान वगैरह में देखते हैं कि वहाँ पर क्या था कि पाकिस्तान में क्या है कि धर्म गुरुओं का बहुत ज़्यादा वर्चस्व होता है। तो राजनीतिक इंटरफेयर करते हैं दूसरे में, अपना टांग वगैरह डालना, ये नहीं होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए, सब मतलब कह सकते हैं इंटरफेयर करते हैं। तो इस वक्त में क्या था कि पुरोहित तब इंटरफेयर करते ना जब मंदिर मिलता, लोग पूजा पाठ करते, मंदिरों में जाते, तो पुरोहित उनको मतलब अपना मतलब बहम वगैरह कह सकते हैं, या अपने कुछ भी अपने मत उन पर ठोपते कि हाँ इस प्रकार नहीं, इस प्रकार आपको काम करना चाहिए। बट मंदिरों का अभाव होने की वजह से, यानी मंदिरों को नहीं मिलने की वजह से पुरोहितों का वर्चस्व नहीं था। यानी कह सकते हैं कि उस टाइम की जो सत्ता थी वो पुरोहितों के हाथ में नहीं थी, ना ही उस वक्त में कोई राजनीतिक संगठन का कोई मतलब था, ना ही राजनीतिक संगठन थे, ना ही पुरोहितों का वर्चस्व था। ये पॉइंट्स हो गया। यहाँ पर इस राजनीतिक जीवन के सब में एक पॉइंट से भी कह सकते हैं कि यहाँ के लोग मतलब शांति प्रिय, जैसे मैंने बताया यहाँ के लोग शांति प्रिय थे, इसलिए हथियारों का कह सकते हैं, हथियारों का भी अभाव था, हथियारों का अभाव। यानी अभी जस्ट मैंने पीछे बताया था मोहनजोदड़ो में आपको, सॉरी मोहनजोदड़ो बोला मैंने, जैसे मैंने आपको उनके जीवन के बारे में बताया था, सामाजिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन कैसा था। तो सामाजिक जीवन में मैंने बताया आपको यहाँ के लोग थोड़े शांति प्रिय थे, यानी शांति में रहना पसंद करते थे, एक दूसरे लड़ना झगड़ना पसंद नहीं करते थे। इस वक्त से क्या था कि आपस में लोगों का प्यार तालमेल अच्छा होने की वजह से आपस में प्यार वगैरह भी था, जिससे हथियार वो लोग रखते नहीं थे। झगड़ा तकरार होगा तभी तो हथियार काम आएंगे, लेकिन झगड़ा तकरार ही नहीं था किसी में, शांति से रहते थे। तो किस प्रकार वो लड़ाई करेंगे और किस लिए हथियार रखेंगे, तो इसलिए कह सकते हैं आप हथियारों का भी अभाव था इस वक्त में। जो चौथी चीज़ है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाती है कि यहाँ के लोगों में लड़ाई झगड़ा या युद्ध को छोड़कर, मतलब कह सकते हैं युद्ध के अलावा या राजनीतिक, आप कह सकते हैं कि किसी दूसरे की राजनीति का मतलब क्या होता है कि इंटरफेयर करना है दूसरे किसी चीज़ में, राजनीति करना, किसी के बारे में सोचना समझना या क्या कर रहा है, सब ये चीज़ें राजनीति से रिलेटेड होती हैं।
बट इन लोगों के उस वक्त में क्या था कि लड़ाई झगड़ा पर उतना ध्यान नहीं था जितना ध्यान इनका वाणिज्य पे था, यानी व्यापार पे था। तो इस वक्त के लोगों का मेन मोटिव हुआ करता था जो पैसा कमाना, वाणिज्य से रिलेटेड कह सकते हैं कि यानी ज़्यादा ये लोग वाणिज्य पर अपना ध्यान देते थे, वाणिज्य में अधिक रुचि थी, कह सकते हैं अधिक रुचि थी। यहाँ पे कह सकते हैं कि इस टाइम के जो लोग थे वाणिज्य में क्या थे, अधिक रुचि थे, व्यापार वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। और कह सकते हैं कि इसलिए कह सकते हैं कि जो इस वक्त के जो आपका मतलब जो मेन जो वर्ग था, वाणिक वर्ग ज़्यादा ही मतलब कह सकते हैं कि आगे था, और उनका शासन वगैरह भी कह सकते हैं। धोलावीरा में बताया था मैंने कि 3 वर्गों में बांटा गया था, है ना। उनका सामाजिक जो धोलावीरा का सामाजिक जीवन है, जो गुजरात में एक स्थल मिला था धोलावीरा, जो कि भारत का सेकंड लार्जेस्ट स्थल में से एक कह सकते हैं, यानी दूसरा सबसे बड़ा स्थल था धोलावीरा। धोलावीरा मैंने बताया था, धोलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। उनके जो रहने का ढंग था उनको 3 भागों में बांट दिया गया था। एक था दुर्ग में था, ठीक है। दूसरा था कि मध्य वर्ग, तीसरा था आपका निचला वर्ग। तो दुर्ग में क्या थे कि जो काफ़ी ज़्यादा जो मतलब कह सकते हैं कि मतलब राजा टाइप के थे, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था, वो दुर्ग में रहा करते थे। जो आपके व्यापारी टाइप के लोग थे वो सभी मध्य वर्ग में आते थे, या जो लेबर क्लास के थे, श्रमिक थे, वो सभी आपके निचले वर्ग में आते थे। ये बात मैंने आपको बताया था मैंने किसमें, धोलावीरा में। उसी प्रकार से क्या था कि जो वाणिज्य में अधिक रुचि होने की वजह से जिन जिन लोगों के पास अधिक पैसा था, यानी वाणिक वर्ग के ही थे, तो सत्ता उनके हाथ में थी, यानी वाणिक वर्ग के लोग सत्ता संभालते थे, कह सकते हैं। या यानी जीवन ये था। अब चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ आर्थिक जीवन, इन लोगों का आर्थिक जीवन किस प्रकार था। आर्थिक जीवन देखिए, अब चलते हैं हम आर्थिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। तो आर्थिक जीवन के बारे में बात करें हम, सिंधु सभ्यता के लोगों का जो आर्थिक जीवन था वो मेनली जो था वो खेती पर, यानी कह सकते हैं कृषि पर, और उद्योगों और पशुपालन पर ही डिपेंडेंट था। यानी 3 चीज़ें से बात कर लेते हैं किस किस पर डिपेंडेंट था। एक तो हो गया आपका पशुपालन, और दूसरा आपका था कृषि, दूसरा हुआ कृषि, और तीसरा आपका उद्योग पर था, ठीक है। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था चंद उद्योग के बारे में, कि जिसमें आपको उद्योगों के बारे में जानकारी मिलती है, जहाँ तक मेकअप के उद्योग वगैरह जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें लिपस्टिक वगैरह, मनका वगैरह देखने को मिला था चंद उद्योग में। तो उद्योग से आप कह सकते हैं, यानी बनवाली में आप इसमें दे जाइएगा तो कालीबंगा में जाइएगा तो आपको वहाँ पर काली चूड़ियाँ भी मिलती हैं दिखने को। तो ये उद्योग से रिलेटेड हो गई। तो यानी यहाँ के लोगों का सिंधु सभ्यता के काल की बात करें तो यहाँ के लोगों का जो आर्थिक जीवन था वो पशुपालन, कृषि और उद्योग पर डिपेंडेंट था। एक पॉइंट हो गया। यहाँ के जो लोग थे कृषि में जो था, कृषि में कुल जो कह सकते हैं कुल 9 प्रकार के फसलें उगाते थे। कृषि में कुल 9 प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। मेनली जो फसलें हुआ करती थी वो गेहूं और जौ थी। यानी आप मुख्य फसल की बात करते हैं, जो उत्पादन करते थे यानी उगाते थे, 9 प्रकार के फसलें उगा सकते थे, यानी उगाते थे। बट जो मुख्य फसलें थी वो गेहूँ और आपकी जौ हो जाती है। क्या हो जाती है? गेहूँ और जौ हो जाती है। ये आप ध्यान रखें एक, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ सबसे प्रथम जो बात करें कि अगर कपास की खेती भी सिंधु सभ्यता में सबसे पहली बार, मतलब प्रथम जो खेती है कपास की सिंधु सभ्यता से ही देखने को मिलती है। कपास की प्रथम खेती भी सिंधु सभ्यता में देखने को मिलती है। खेती यानी आप समझ सकते हैं जो कपास की जो प्रथम खेती भी हमारे सिंधु सभ्यता में देखने को मिलती है। इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। और आप क्या बात करें, जो अगर मान लीजिए फसलें उगा रहे हैं तो उस फसलों को उगाने के लिए आपको पता है कि सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, कि उनको पानी भी मतलब फसलों को पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये लोग देखिए उस सिंधु सभ्यता के लोग कितने ज़्यादा डेवलप थे, कितने ज़्यादा विकसित थे कि वो तालाबों, नहरों और नदियों इनके पानी को सिंचाई के तौर पर यूज करते थे। नदियों के पानी को सिंचाई के रूप में, सिंचाई के तरह उपयोग करते थे। ये आप देखिए कितने ज़्यादा विकसित थे यहाँ के लोग उस वक्त में।
ये मतलब आज का जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जिससे हम देखते हैं आज के तो ट्यूबवेल वगैरह हो गया है कि खेतों में गवर्नमेंट बिजली माफ़ कर देती है किसानों को, और ट्यूबवेल वहाँ लगा लेते हैं, आराम से वो अपने सिंचाई कर लेते हैं। अगर हम मेनली ट्यूबवेल की खेती जो होती है हमारे पंजाब और हरियाणा वगैरह के शहरों में होती हैं। बाकी कुछ शहरों में ऐसे भी अभी भी नहरों से, जैसे आप चलिए उत्तर प्रदेश बिहार वगैरह में नहरों कुओं से अभी भी वहाँ खेती में सिंचाई की जाती है। तो देखिए ये टेक्नोलॉजी अभी भी चल रही है, लेकिन आज से देखिए कितने साल पहले की बात करते हैं, 1750 की टाइम बात कर लेते हैं, तो उस टाइम तक आपको देख लेते हैं, बीसी पहला की बात है कि ये लोग तालाबों, नदियों और नहरों से सिंचाई किया करते थे। आपको देखिए कितने ज़्यादा ये लोग विकसित थे उस वक्त में, आप ये बात भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें आप एक ध्यान एक चीज़ और याद रखिएगा, जो बनवाली था, बनवाली में अच्छी मतलब कह सकते हैं अच्छे प्रकार की अच्छे प्रकार की जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं, जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। चलिए समझ जाइए, बनवाली में जो था जौ की जो खेती हुई है, बनवाली में बहुत बढ़िया प्रकार कह सकते हैं अच्छे प्रकार की जौ की जो थी वो हमें बनवाली से मिलती है। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये आर्थिक जीवन भी अच्छे से समझ आया होगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थे मैंने आपको इसमें से बता दी है। और चलिए अब व्यापार के बारे में देखते हैं। व्यापार के बारे में हम देखते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ तब तक, ठीक है। तो चलिए व्यापार के बारे में जानते हैं, व्यापार भी देखते हैं इसका क्या है व्यापार में। तो जैसे कि आपको मैंने व्यापार के बारे में कुछ नहीं है ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया था, व्यापार का स्पेलिंग यही होगा आई थिंक, व्यापार, है ना। तो देखिए व्यापार के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इस वक्त के लोग थे, मोहनजोदड़ो में, जैसे आपको पता है मोहनजोदड़ो में मैंने बताया था सूती वस्त्र मिले थे, बताया था ना कि हाँ पुरोहित है, पहले स्नान किया, फिर और नागार जाता है, फिर वहाँ से खाना खाता है, नागार में खाना पानी पीता है, सूती वस्त्र पहनता है, फिर जाता है। यानी सूती वस्त्र का मैंने मोहनजोदड़ो में बताया था। यानी मोहनजोदड़ो में सूती वस्त्र के जो साक्ष्य मिले हैं, ऐसे पता चलता है कि उस टाइम इनका जो व्यापार था, सूती वस्त्र का व्यापार बहुत ज़्यादा अधिक किया करते थे। कह सकते हैं आपकी व्यापार में सूती वस्त्र के उद्योग का व्यापार होता था, आप ये समझ सकते हैं। और दूसरी बात आपने देखा होगा कि चंद-हुदरो, और मैंने बताया था चंद-हुदरो में जैसे मेकअप का सामान वगैरह मिलते थे, चंद-हुदरो में। और आपके एक बात दूसरा था लोथल। तो लोथल हो गया, चंद-हुदरो हो गया। तो आपको चंद-हुदरो में पता है, आपको मैंने गुड़िया, मनके वगैरह बताया था। लोथल से आपको पता है ये सभी चीज़ें जो मेकअप से रिलेटेड थी, गुड़िया हो गया, मनका हो गया, लिपस्टिक हो गया, शीशा वगैरह, आपको चंद-हुदरो में ये उद्योग देखने को मिला था। और इस सभी का व्यापार जो है व्यापार जो है लोथल के माध्यम से विदेशों में कह सकते हैं व्यापार करते थे। यानी चंद-हुदरो लोथल में ये जाकर व्यापार गुड़िया और मोस्टली जो गुड़िया और मनकों का व्यापार होता था, गुड़िया और मनकों का व्यापार होता था। तो देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गुड़िया और मनकों का होगा, ज़्यादा डिमांड उस वक्त में था, हमारे गुड़िया और मनकों का बहुत ज़्यादा डिमांड में थी। बट शीशा, लिपस्टिक कह दें, शीशा कह दें, और जो अन्य चीज़ें मिली थी लेडीज से रिलेटेड, जैसे चूड़ी वगैरह की बात कर लें हम, कालीबंगा में मिली थी, ये सभी लोथल से ही व्यापार हुआ था। लोथल जो हमारा व्यापारिक नगर थे वो लोथल था। आपको पता भी है गुजरात के टाइम में आज भी बंदरगाह है, जो लोथल भी उस टाइम बंदरगाह हुआ था। गुजरात का अभी भी कांडला बंदरगाह है, जहाँ से जिसको आज के टाइम में हम लोगों ने मतलब भारतीय गवर्नमेंट ने उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया हुआ है। यानी कह सकते हैं कि आर्थिक जोन उसको घोषित कर दिया गया, जहाँ से व्यापार करना या ट्रेड करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया उनको। उसमें काफ़ी ज़्यादा कंसेशन वगैरह मिलता है, माफ़ी वगैरह मिलती है, टैक्स वगैरह में छूट मिलती है। तो उस टाइम भी लोथल ऐसा नगर हुआ करता था जो बंदरगाह टाइप का था, जिससे सभी प्रकार के व्यापार समुद्री रास्ते से दूसरे देशों में हमारा व्यापार हुआ करता था। देशों के नाम के बारे में भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ व्यापार लोग किया करते थे, ये बात आप समझ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो व्यापार हुआ करता था, आपको जो पता ही है कि अच्छा व्यापार में मैंने आपको बताया था कि फारस की करेंसी मिली थी। हमारे एक शहर में क्या हुआ था कि फारस की करेंसी मिली थी। तो इससे पता लगता है कि जो व्यापार हुआ करता था फारस में हुआ करता था। फारस से आज के टाइम में क्या है, ईरान है, यानी ईरान की बात करते हैं, ठीक है। तो व्यापार कहाँ था, ईरान में हुआ करता था, मिस्र में हुआ करता था, ठीक है, मिस्र में व्यापार हुआ करता था, बहरीन में हुआ करता था व्यापार, बहरीन, मिस्र और
आपका ईरान। ये प्रमुख देश थे जहाँ पर व्यापार हुआ करता था, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यापार से रिलेटेड चीज़, व्यापार में कुछ खास नहीं था, आपको पता ही है। सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो में, चंदहुदरो लोथल से, लोथल बंदरगाह है, चंदहुदरो में व्यापार उद्योग वगैरह थे, गुड़िया और मनकों का, और फारस और ईरान में इनकी जो थी बिक्री ज़्यादा हुआ करती थी। चलिए, ये तो हम बेचा करते थे। खरीदने के लिए सामान की बात करते हैं तो चलिए, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमारे भारत में भी मिल जाती थी या कुछ बाहर से भी लानी पड़ती थी, उसके बारे में भी हम जिक्र करते हैं। तो हमारा हो गया कि हम कहाँ पर निर्यात करते थे। अब देखते हैं कि आयात कहाँ से हम अपने लिए चीज़ें मंगाते थे। उस वक्त के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग आयात कहाँ से करते थे वो भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होगा इसमें। सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि जो सोना वगैरह था, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आयात, लिख देता हूँ यहाँ पर आयात। तो देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। आयात में जो सोना होता था वो हमारे कर्नाटक में, जो अभी भी जानते ही होंगे आप, कोलार खान है, सोने की खान है, सोनार लिखा मैंने, सॉरी। सोना जो है आपका कर्नाटक के कोलार की खान जो है, कर्नाटक के कोलार से सोना को मंगाया जाता था। आप कोलार पर देखे हुए KGF मूवी भी बना हुआ है, KGF कोलार गोल्ड, क्या था फुल फॉर्म, गोल्ड KGF नहीं पता, चलिए सॉरी, यानी KGF मूवी देखे होंगे, उसमें भी कोलार के खान का उपयोग होता है। तो मतलब नाम जिक्र हुआ है। तो कोलार से सोने की ज़्यादा उत्पादन हुआ करता था उस वक्त में। तो सोना जो था आयात होता था कर्नाटक के कोलार से हुआ करता था। टीन वगैरह जो थी, ये टीन जो थी ये अफ़गानिस्तान से मंगाते थे लोग। उस वक्त के लोग जो टीन की यूज होती थी तो ये अफ़गानिस्तान से आता था। अफ़गानिस्तान, चलिए जो भी स्पेलिंग होगा समझ जाए। अफ़गानिस्तान से टीन हो गया। एक होता है लाजवर्ण होता है, एक होता है लाजवर्ण। तो लाजवर्ण होता है, जो लाजवर्ण जो है, इसको भी आप बात कर लें तो ये आपका अफ़गानिस्तान से ही मंगाते थे लोग, आप समझ जाएं। ठीक है, यहाँ पे AFG लिखता हूँ। और ये 3 चीज़ें हो गई। और आपकी बात कर लेते हैं, तांबा हो गया। तांबा का भी यूज काफ़ी वक्त में हुआ था। तांबा जो है खेतड़ी राजस्थान से मंगाए जाते थे लोग, खेतड़ी राजस्थान। ठीक है, तांबा का जो हो गया आपका, कहाँ से हो गया, खेतड़ी राजस्थान से हो गया। और भी आपकी बात कर लेते हैं, स्टेलाइट की बात कर लेते हैं। स्टेलाइट की बात करते हैं, स्टेलाइट की बात कर लेते हैं। स्टेलाइट ये ईरान से आता था आपका। ठीक है, और आपका संगमरमर के पत्थर थे, जो ये पत्थर, संगमरमर के पत्थर की बात करें तो ये भी हमारे राजस्थान से आता था। देखिए, जगह बोर्ड पर उतना नहीं है तो आप समझ जाएं कि एक एक चीज़ मैंने लिख दी है। देखिए, दोबारा रिपीट करता हूँ। व्यापार जो था, जो हम लोग निर्यात करते थे, जो भारत से निर्यात होता था उस टाइम में, सिंधु सभ्यता के वक्त में, वो ज़्यादातर सूती वस्त्र होता था, जो मोहनजोदड़ो में ही इसका कारखाना पाया गया था। चंदहुदरो लोथल गुड़िया जो है, ये मनकों का व्यापार हुआ करता था यहाँ से। ठीक है, कहाँ पे होता था, बहरीन में, ईरान में, और आपका इराक में भी हुआ करता था। यहाँ पे इराक नहीं है, इराक भी आप लिख सकते हैं, इराक में भी हुआ करता था। ठीक है, व्यापार। जब ये तो हो गया निर्यात के बारे में। आयात कहाँ से हुआ करता था, तो आयात आपको सोना जो है कर्नाटक से मिलता था, कोलार के खान से लिया जाता था। तांबा राजस्थान के खेतड़ी से आता था। स्टेलाइट ईरान से आती थी, और संगमरमर आपके राजस्थान से। और जो है लाजवर्ण जो भी अफगानिस्तान से, टीन भी अफगानिस्तान से आपको मंगवाया जाता था। तो ये चीज़ें हो गई व्यापार से रिलेटेड। चलिए अब देखते हैं कि इस टाइम के लोग किस प्रकार के मोहरों का उपयोग करते थे, वाट वगैरह किस प्रकार के यूज करते थे, ये भी देख लेते हैं। इसको रेज करना पड़ेगा। तो बाट देखते हैं, मोहरे देखते हैं इनका। मुहरे और बाट किस प्रकार के थे, मुहरे और बाट किस प्रकार के थी इन लोगों की। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, इन लोगों का जो मुहरों का जो कह सकते हैं, जो स्टे लाइट से स्टे टाइट होगा, स्टे टाइट, स्टे लाइट नहीं होता, स्टे टाइट। ठीक है, स्टे टाइट्स की मोहरे बनाए जाते, स्टे टाइट से मोहरे बनती थी। अधिकांश जो मोहरे हैं स्टे टाइट से बनती थी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, जो कि आपको पता है, मैंने स्टे टाइट कहाँ से मंगवाते थे, ईरान से लोग मंगवाते थे। उसकी अधिकांश मोहरे उसी से बनती थी इन लोगों की। ठीक है, सेकंड चीज जो थे, लोग जो बाट का उपयोग करते थे उस वक्त में, बाट किस प्रकार के होते थे। जो बाट थे वो पहले तो देखिए, जो बाट थी वो बाट 16, एक बाट का जो तोल था, एक बाट का जो तोल था कितना था, एक बाट का तोल
16 था। कितना था? 16। ठीक है, 16 थी या इसके ही गुणज थे, यानी जैसे आप कह सकते हैं 16 हो गया, 16 का 32 कह सकते हैं, 64 होगा। ठीक है, और इसके बाद 320, 640 वगैरह ये सब थी। आप इनके क्या सकते हैं, एक बाट का तोल जो था 16, 32, 64 और आपका 320 और 640 हो गया, और 160 वगैरह भी आप ले सकते हैं, इनका 160 भी आपका होता है। ठीक है, ये आगा तोल का आपका मतलब इसका बाट का जो तोल था। और मोहरे मैंने बता दी स्टेट। अधिकांश आप जानते होंगे, एक और बात बता दूं कि जो मोहरे और बाटों में देख लीजिए, अभी तक जो है 2000 से अधिक सीलों की प्राप्ति खुदाई में हुई है। 2000 से अधिक सीलों की प्राप्ति हुई है, सीलों की प्राप्ति हुई है खुदाई में। सील क्या है आपको पता है, जो मोहर होता है उसी प्रकार का सील होता है। ठीक है, प्राप्ति हुई है। ठीक है, सील यानी मोहर सेम चीज़ है, सील भी मोहर के जैसा ही होता है। अभी तक इतने प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, और इनका जो मानदंड था, इन लोगों का जो मानदंड था वो आपका क्या था, दशमलव प्रणाली के मानदंड हुआ करते थे। दशमलव प्रणाली के मापदंड कह सकते हैं या मापदंड कह सकते हैं, यानी किस प्रकार का मेजर करते थे, माप कैसे थे, भार को कैसे तोलते थे, तो इनका दशमलव प्रणाली का मापदंड हुआ करता था। मापदंड, प्रणाली लिखना भूल गया, यहाँ पर प्रणाली होगा। ठीक है, तो फिर से रिपीट करता हूँ, मोहरों के और बाट के बारे में बात कर लें। देखिए, ये लोग जो मोहरें थी, अधिकांश मोहरें जो थे स्टेटाइट की बनी होती थी, जो कि हमने ईरान से मंगवाया था, यानी ईरान से सिंधु सभ्यता के लोग मंगवाया करते थे, तो ये स्टेटाइट की मोहरें बनती थी। एक बाट का जो तोल था 16 होता था, या 16 होगा या उसके गुणज होगा, 16, 32, 64, 120, 160, 320, 640 आप ले सकते हैं। 2000 से अधिकांश सिले पर आपत्ति हुई है, जिसको हम मोहरे कहते हैं। और इनके लिए जो मापदंड था वो दशमलव प्रणाली का मापदंड हुआ करता था। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सिंधु सभ्यता के बाट और तोल से रिलेटेड थी। ठीक है, अब जान लेते हैं इनकी जो लिपि किस प्रकार हुआ करती थी। यानी आपको भी पता है कि जो आदि ऐतिहासिक काल की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, उसमें मैंने पढ़ाया था कि जो आदि ऐतिहासिक काल जो है, इसके जो लिपि मिली है, जो भी कुछ लिखा हुआ मिला है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है, यानी पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई हैं, उसको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, तो इनकी लिपि भी इसलिए चर्चा में आ जाती है कि लोग किस प्रकार की लिपि का उपयोग किया करते थे। ठीक है, तो देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग चित्रात्मक लिपि का उपयोग किया करते थे। चित्रात्मक लिपि का मतलब हुआ कि चित्र बनाकर कुछ चीज़ के बारे में चर्चा किया करते थे। एक तो ये हो गया। दूसरी इनकी लिपि थी भावनात्मक, यानी भाव को प्रकट करने के लिए एक प्रकार की मतलब वो भी चित्र ही बनाते थे कि किस प्रकार वो भाव को अपने प्रकट कर सकते हैं। तो भावनात्मक और चित्रात्मक यहाँ की लिपि हुआ करती थी, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अभी तक कुल मिलाकर 375 से 400 तक चित्रात्मक मतलब चित्रात्मक चीज़ें मिली हैं, चित्रात्मक अक्षर मिले हैं, आप कह सकते हैं। ठीक है, अक्षर मिले हैं जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, तो यानी चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी। आप ये बात को ध्यान में रखें, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, चित्रात्मक लिपि थी। आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, ये लिपि की बात हो गई। अब चलिए आपको इससे एक कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में भी हम बता देते हैं। चलिए अब देखते हैं सिंधु सभ्यता के लोगों का अंत किस प्रकार हुआ था। तो देखिए, अलग अलग जो पुरातात्विक थे उनका अलग अलग ही मत था, सभी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं किसका क्या कहना था। सबसे पहले आता है भूकंप की जो थी, डेल्स ने कहा कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, भूकंप बहुत भयंकर भूकंप आया था उस वक्त में, जिससे वहाँ का सभी लोग ज़मीन उलट पुलट होने की वजह से क्या हुआ कि धंसने की वजह से वो लोग का अंत हो गया। तो भूकंप इसका डेल्स के द्वारा दिया गया। ठीक है, क्या ये इंपॉर्टेंट बनता है, डेल्स का नाम आपको भूकंप से याद रखना पड़ेगा। दूसरा आता है प्राकृतिक आपदा से, यानी जो जैसे मान लीजिए बाढ़ वगैरह, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा का ही एक निशानी था, और बाढ़ वगैरह भी प्राकृतिक आपदा का ही एक मतलब कह सकते हैं कि निशानी है। तो इसमें कैंडी ने कहा कि कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी उस वक्त में, जिससे क्या हुआ कि सभी चीज़ें का नष्ट हो गया। तो कैंडी ने कहा, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। तीसरा आपका बनता है कि आर्यों का आक्रमण, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि आर्यों का आक्रमण जो हुआ, यानी कह सकते हैं कि आप जानते हैं कि उस टाइम पर कि आर्यों का एंट्री होनी शुरू हो गई थी। तो सिंधु सभ्यता के वक्त में आर्यों का आक्रमण हुआ अचानक से। तो काफ़ी मतलब देखे होंगे कि कुछ इसके साक्ष्यों में भी सच्चाई इस बातों से हो जाती है कि कहीं पर
बहुत सारे लाशों का ढेर आपको देखने को मिलता है। जैसे मैंने मोहनजोदड़ो पढ़ाया, मोहनजोदड़ो बताया था, वहाँ पर लाशों का टीला देखने को मिलता है। तो बहुत सारी लाशें इकट्ठी होने की वजह से कह सकते हैं कि आर्यों का आगमन का थोड़ा लोग सही मान जाते हैं। तो ये एक वक्त में इतना बड़ा आक्रमण भी नहीं हो सकता है कि पूरा ही मतलब साम्राज्य का समाप्त कर दिया जाए, तो ऐसा भी नहीं होना, एक असंभव टाइप का लगता है। तो ये भी मतलब एक मानी जाती है, जो एग्जाम में बहुत बार आता है, कि आर्यों का आक्रमण से भी सभी सिंधु सभ्यता का नष्ट हुआ था, अंत हो गया था। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? व्हीलर के द्वारा दिया गया था। ये आपको याद रखना होगा। 3 चीज़ें हो गई, देखिए इंपॉर्टेंट तीनों बनती है। भूकंप से डेल्स और प्राकृतिक आपदा ने कैंडी ने दिया था, और आर्यों का आक्रमण व्हीलर ने दिया था। चौथी आपकी बनती है बाढ़। बाढ़ जो है, बाढ़ के आने से भी होता है मैके, राव, मार्शल, तीनों में से कोई भी एक नाम आ सकता है। मैके ने, राव ने या मार्शल ने भी, तीनों ने मिलकर दिया था कि सिंधु सभ्यता में, जैसे मैंने बताया कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे खेती वगैरह नहरों, तालाबों और आपकी नदियों से किया करते थे सिंचाई। यानी इस वक्त में नदियाँ थी और बहुत से स्थल जो हमारे नदियों के किनारे मिले थे। जैसे सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता खुद एक सिंधु नदी के किनारे उपजी हुई सभ्यता थी। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, बाढ़ वगैरह के भी चांस लग सकते हैं कि बाढ़ वगैरह आया होगा तो ये सभी नष्ट हो गए, ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि बाढ़ जो है, बाढ़ का किसने अनुमान लगाया? कि मैके, राव, मार्शल ने बताया कि बाढ़ के आने से पूरी सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई। ठीक है, अस्थिर नदी तंत्र लैम्ब्रिक ने दिया था। इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, इसको भी आप जैसे याद रख सकते हैं। अस्थिर नदी तंत्र लैम्ब्रिक ने दिया। और विदेशी आक्रमण की बात करें तो विदेशी आक्रमण में गार्डन चाइल्ड आ जाता है। विदेशी आक्रमण क्या हुआ? विदेशी आक्रमण में तो सिर्फ आपका एक यही देखने को मिलता है कि आर्यों का आक्रमण हुआ था, जिसे व्हीलर ने दिया। तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि विदेशी आक्रमण में आर्यन ही हो सकते हैं। तो ये भी एक हो सकता है सच्चाई कि हाँ, बट पूरा साम्राज्य को समाप्त करना एक आक्रमण से ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सिंधु सभ्यता के अंत होने की पीछे ये पुरातात्विक मत है जो मैंने बता दिया। कौन कौन से पुरातात्विकों ने क्या क्या अपने मत दिए हैं, ये आप समझ सकते हैं। ये विद्वान लोग हैं। ठीक है, ये आपके पीछे कारण है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद रख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये आपका सिंधु सभ्यता का यहाँ अंत होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो शेयर कर दे, लाइक कर दे। थैंक यू फ्रेंड। चलिए अंत करते हैं, और इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट जो चैप्टर बनेंगे उसको हम ऐसे ही पार्ट वाइज करवाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।